की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एक बार फिर बात करेंगे गठबंधन बनाम गठबंधन की। ये जो गठबंधन बनाम गठबंधन आपने लोकसभा चुनावों में देखा था, लेकिन अब दो राज्यों में चुनावी घमासान एक बार फिर सामने देखने को मिला है। और यहां भी दो गठबंधन, इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबले के लिए बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी और सत्ता परिवर्तन की कवायद तेज हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के जोश को झटका दिया है। जाहिर है इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों में सीट शेयरिंग के लिए दबाव बढ़ा है। अब महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी ने टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और कुछ सीटों की वो मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके 2 विधायक ऑलरेडी हैं और इस बार वो ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेश इंडी गठबंधन में एकता चाहते हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस को सीटें देने से कतरा रहे हैं। अभी ये जो उपचुनाव है उसमें साफ देखा जा सकता है। झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालिया चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पार्टी के दावे को कमजोर साबित कर रहा है। बीजेपी का वही दावा है कि महाराष्ट्र के लिए उनकी पहली लिस्ट इस हफ्ते जारी कर दी जाएगी। वहीं महाविकास आघाड़ी में शरद पवार 200 सीटों पर फॉर्मूला तय मानते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। शिवसेना उद्धव और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी उसी परफॉर्मेंस को लेकर फॉर्मूला तय करेगी? लेकिन ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। शिवसेना उद्धव की दबाव की सियासत को शरद पवार ने झटका दे दिया है। झारखंड में बीजेपी प्रचार अभियान तेज कर गठबंधन की सरकार के खिलाफ मुहिम उसने छेड़ रखी है। जाहिर है एनडीए गठबंधन ने एक नई रणनीति के साथ जंग में उतरने का फैसला किया है। झारखंड में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी कि एनडीए वहां पर अपनी एकता दिखाता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडी गठबंधन ने जेएमएम, कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह इंडी गठबंधन का संविधान खतरे में, आरक्षण और लोकतंत्र खतरे में, ये सारा मुद्दा चल पाएगा? और क्या जनता इसको करारा जवाब देगी लोकसभा चुनाव में की तरह, या इस बार कुछ और परिणाम आएंगे? वाल्मीकि जयंती पर ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा और में जिस तरह से जो चुनाव में कांग्रेस धराशायी हुई है, उसके क्या परिणाम होंगे ये आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीटों की मांग कर दी, जैसा कि हमने आपको बताया। क्या कुछ कहते हैं वो आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। इंडिया गठबंधन जीतेगा, उसमें क्या है? चुनाव से कौन घबराता है? दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, मैं इतना जानता हूं। ठीक है, तो अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। वही इस बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आपने सुना। निश्चित तौर पर इससे जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं दबाव में आई होगी, या जो बाकी उनके घटक दल के साथी हैं, किस तरह से इसको देखेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन चुनाव में इस तरह की मांग जो है वो साथी दल करते रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, विजय कौशिक साहब बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। विनोद जी, आपके साथ इस खबर की अगर शुरुआत करना चाहें, समझना चाहें कि दरअसल ये जो गठबंधन बनाम गठबंधन की सियासत है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ तो जंग हो ही रही है, लेकिन अपनों को भी निपटाने की सियासत साफ तौर पर देखी जा सकती है और चुनाव इससे बेहतर मौका होता नहीं है।
निखिल, अब आप अपनी रिपोर्ट में अभी अखिलेश जी का बाइट सुना रहे थे। सपा नेता अभी आज महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में है तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी को एक टेंशन देने ही गए हैं। तो महाविकास आघाड़ी को जितना वो टेंशन देंगे उससे ज़्यादा वो कांग्रेस को भी एक टेंशन देने जा रहे हैं। तो अगर वो कह रहे हैं इस बात को कि 2 विधायक तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हैं और हमें महाविकास आघाड़ी से और ज़्यादा सीटें चाहिए, तो महाविकास आघाड़ी अभी जो वहाँ अभी देखिए कि शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलके जो 281 का बता रहे थे, उसमें और छोटी छोटी पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी और ये एंट्री मारी है और वो एक तरह से और सीटें चाहते हैं। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में तो सीट चाहती है, लेकिन यूपी के बाई इलेक्शन में अभी 10 का 9 का जो अभी शेड्यूल बना है, एक शायद अभी कुछ दिनों में उसकी बात चर्चा होगी। तो इस 10 सीट के पे 6 सीट का तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नाम, एक बार भी कांग्रेस को नहीं पूछा जी। तो यूपी में वो सीट नहीं देंगे लेकिन वो महाराष्ट्र में सीट लेंगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के टर्म एंड कंडीशन को लेके अब जो रीजनल पार्टी है वो उसमें दूसरी तरह का प्रेशर दिखा रही है। जैसे उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से ये मत भूलना चाहिए हम लोगों को कि ये एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का ये रीजनल स्टेट में चुनाव होने वाला है जी, क्योंकि वहां भी 3-4 पार्टियां महाराष्ट्र में भी हैं और वहां भी झारखंड में भी 3-4 पार्टियां हैं। तो इसमें गठबंधन का जो इक्वेशन है, समीकरण है, गठबंधन की जो बीच में केमिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है चुनाव जीतने में, चुनाव के मोहल्ला एजेंडा बनाने में। इस मामले में कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है, खास करके हरियाणा चुनाव के बाद, ये अभी देखना इसलिए बाकी होगा कि जो तेवर राहुल गांधी का अभी लोकसभा चुनाव के बाद थे, वो तेवर हरियाणा चुनाव और जम्मू के कश्मीर के चुनाव के बाद जो ढीले पड़े हैं, उस चुनाव के बाद वो कैसे उस एजेंडे को, वही जाति गणना, जिसकी जितनी आबादी उसका हक, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये जो उनका अपना स्लोगन है, वो स्लोगन को झारखंड में और महाराष्ट्र में कितना भुना पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जी, निश्चित तौर पर ये देखना बाकी होगा और एजेंडा क्या लेकर जाएंगे चुनावों में, ये भी देखना की बाकी होगी। जिस तरह से आपने कहा कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में और साथ ही साथ वो जो फ्री बी वाली जो योजनाएं हैं, इन सब की भी बातें हो रही कि शायद इसका भी एक एजेंडा तैयार कर दिया है। फिलहाल विजय कौशिक जी इस बारे में ज़्यादा बताएंगे, लेकिन विजय कौशिक जी, जिस तरह से हरियाणा में करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद जो बार्गेनिंग पावर है जाहिर तौर पर वो कम हो गई है। हर बार चुनावों में एक चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस थोड़ा दम भरती हुई दिखती है, तो एक हार के साथ ही उसकी हवा निकल जाती है। अब इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि क्या आप जो बीजेपी का, जो एनडीए का जो गठबंधन है, उससे लड़ने के लिए तैयार है या सबसे पहले अपनों में ही आपस में तय कर लेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेगी? दरअसल वो एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, कांग्रेस को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं थी, फिर भी गठबंधन किया गया और गठबंधन भी उन दलों के साथ किया गया जिनमें कई ऐसे दल शामिल हैं जो एक तरफ तो कांग्रेस की हार देखना चाहते हैं हर मोर्चे पर ताकि उनको फायदा मिले। जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा किस तरह तालमेल चल रहा है और महाराष्ट्र में आकर वो किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अब हम वहां पर बाहर से समर्थन दे रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते का नुकसान हमें हरियाणा में भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हरियाणा में हमसे पूछा गया कि भाई वहां तो आपकी पार्टी धारा 370 और 35 से एक ही बहाली का वादा कर रही है, जबकि वो वादा हमारी सहयोगी पार्टी का था। तो हमें गठबंधन के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं और इस बात को कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के जो रणनीतिकार है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे या अपने निजी स्वार्थ में उस चीज को देखना ही नहीं चाहते। निश्चित तौर पर वहां पर महाअघाड़ी विकास दल में जितने भी दल हैं वो सब अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और सबका एक ही नजरिया है कि कांग्रेस की सीटें कम से कम की जाए। यानी कि सिर के निशाने पर कौन है? केवल कांग्रेस है। ये बात हमारी पार्टी को समझनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का भी एक पार्ट है। जैसा वो चाहती है गठबंधन के अंदर, कांग्रेस गठबंधन के अंदर, वैसा ही हो रहा है। तो हमारी पार्टी को समय के साथ बदलना होगा और अपनी रणनीति के हिसाब से
पार्टी को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उन पर लेकिन ये समझौता बदलते न हुए करते दिखाई नहीं दे रहे हैं हुए- आप लोग तो। दरअसल ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। यूपी में उनकी जरूरत है तो कहीं पे जरूरत है, कहीं पे आप उनको साथ नहीं लेकर आना चाह रहे हैं। रणनीति कैसे चलेगी? और जो आपकी बात है उससे निखिल साफ भाई- नजर आ रहा है कि आपके गठबंधन में इसका मतलब फूट है। निखिल भाई, फूट तो पूरे देश को दिखाई दे रही है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी सरकार के मंत्री भी होने चाहिए थे। कौशिक जी हम का बाहर से समर्थन क्यों देती? पूरे देश को दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी के आंख बंद कर लेने से परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ रणनीतिकार जिनका जमीनी स्तर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी रणनीतियों से पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। बढ़िया है। दरअसल आपकी बातों से कांग्रेस के जो दरअसल जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग हैं, उनकी जो मनोदशा है या जो दीनहीन स्थिति है मैं कहूंगा, वो साफ परिलक्षित होती है। कहीं ना कहीं जो पार्टी का कैडर है उनके साथ में जो आपका नेतृत्व है उनका कोई तालमेल नहीं दिखाई देता। मैं तो आपकी बातों से यही जो एक इन्फेरेंस ड्रॉ करूंगा कि दरअसल आप लोग कुछ चाहते हैं, पार्टी उसको समझती नहीं है। अखिलेश यादव के हाथों में नाच रहे कहीं, किस तरह से आप लोग बताते नहीं अपने नेतृत्व को? निखिल भाई, हम सारी चीजें बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। कि भाई जो कार्यकर्ता अपनी बातें अपने अपने नेताओं को बता रहा है, वो पार्टी हाईकमान से कौन कहेगा? पार्टी हाईकमान को चला कौन रहा है? आज पार्टी में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बड़े बड़े नेता नहीं समझ पा रहे कांग्रेस में। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ठीक है। यही मायने है कि देखिए, हरियाणा में हार के बाद में जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अरे भाई, हरियाणा में पार्टी का बंटाधार करके आपका इस्तीफा ले लेने से क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों में पार्टी को जो निर्णय लेने चाहिए, जो एक जिम्मेवारी होती है, जो जिम्मेवारी पर खड़ा ना उतरे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला ने कितनी मुखालफत की है, कितने मुद्दे उठाए, तो इसका मतलब तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी नहीं सुनी जा रही कांग्रेस में। अगर देखें तो शैलजा जी जो है, जिन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कौशिक जी का हरियाणा का दर्द निकल रहा है। कहने दीजिए, बात पूरी हो जाए। बहुत दिल से बात कर रहे हैं कौशिक जी, और ये इसलिए मैं उनको टोक नहीं रहा हूं जी। देश में और प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये ना मान रहा हो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे कौशिक जी मेरा एक अनुरोध है आपसे, मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप जब इस तरह के जो पार्टी में डिफरेंसेस है और पार्टी में जिस तरह की आपके पास यहाँ डिसिप्लिन है, आज ही देखिए कि आपकी पार्टी के तरफ से ये चीफ मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी, नायब सिंह सैनी के ओथ सेरेमनी को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आपकी पार्टी चली गई। और आप ये देखिए कि एक सियासत आपकी दिल्ली की ये है कि नायब सिंह सैनी के ओथ को रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालते हैं, याचिका डालते हैं कि जो 20 ईवीएम की जो शिकायत आई है पहले उसको सुन लिया जाए और उसके बाद जो है इस पे आज ओथ सेरेमनी को ये होने का आदेश, ये बंद करने का या रोकने का आदेश दिया जाए। क्या बात करते हैं आपके पार्टी में जो अभी ये बात समझ लीजिए कि बहुत चिंता की बात है जब आप बता रहे थे कि आपके यहाँ कम्युनिकेशन का इतना घनघोर प्रॉब्लम है कि आप ये सोचिए ना कि अभी निखिल जो बता रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा कल विधायक दल के बैठक कर लिए, प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा ये हुड्डा ही तय कर लेंगे। तो 30 लोग आए, 7 लोग नहीं आए। तो ये सारी चीजें जब कांग्रेस में इतनी भयानक विस्फोट है अंदर में, तब आप ये जो परसेप्शन बनाते हैं नेशनल मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में आप PIL डालते हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप घर नहीं संभाल रहे हैं और ऊपर से वहां जाके आप देश में ये माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इनकी बात सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ में न्याय नहीं किया। ये दोनों चीजें कैसे चलेगी? ठीक है, आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, आप बहुत दिल से बात कर रहे हैं, आपके पास आते हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। जो नेपाल भागने के फिराक में थे आरोपी, ये आरोपी दरअसल बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा जो हत्याकांड हुआ उसमें बहराइच हिंसा के आरोपियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है।
नेपाल भागने के फिराक में थे ये आरोपी और इनको पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इनका हमारे साथ में हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। रामेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? नेपाल की दूरी मात्र 50 से 55 किलोमीटर है और ये नानपारा से पहले एक बाईपास की रोड जाती है, उससे आगे बड़ा नहर है जो नेपाल से नदियों से निकलता है। उसी नहर के पास पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया है। नेपाल जाना चाहते थे, भागना चाहते थे। ये हमीद के दूसरे नंबर का बेटा है सरफराज, जो गोली चलाते हुए दिखा था, उसका एनकाउंटर और एक तालिब है उसको किया है। हालांकि अभी गोली लगी हुई है, पुलिस ने बताया कि गोली लगी है। ये नहीं पता है कि क्या स्थिति है, जब तक जिला अस्पताल पर पहुंच के बाकी चीजें नहीं होंगी हम आगे की स्थिति नहीं बता पाएंगे। लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर किया, दोनों मुठभेड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, दोनों घायल हुए हैं अभी तक। ठीक है, रामगोपाल मिश्रा जो हत्याकांड रहा है, इसमें इसकी अभी तक क्या जांच रही है, इसमें क्या अपडेट रहा है? ये लेटेस्ट अपडेट तो आप दे ही रहे हैं, इसके अलावा क्या और लोगों की धरपकड़ हुई है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कुछ रहा है उसमें? ये माना जा रहा था कि ये लोग नेपाल या तो भाग गए या भागने की फिराक में, जो पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी। नेपाल पुलिस के भी संपर्क में यूपी पुलिस थी और तमाम एजेंसीज को लगा दिया गया था कि नेपाल न जाने पाए। तो पुलिस का प्रयास था कि नेपाल जाने से पहले ही इनको पकड़ा जाए। तो ये जहाँ घटना घटी है, हम आज बहुत पास पहुंच रहे हैं उसके। तो ये जहाँ घटना घटी नेपाल का बॉर्डर है और यही घटना घटी होगी जहाँ उनका इनकाउंटर किया गया है। इसके बाद अभी जो परिस्थितियां होंगी, जब तक अस्पताल नहीं पहुंचते हैं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है। थोड़ी देर में ये भी घटना पता चल जाएगा। अभी तक ये तय है कि इनकाउंटर किया है सरफराज का और तालिब का पुलिस ने। ठीक है, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो एनकाउंटर हुआ है, इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी है, इसको लेकर के कोई और अपडेट है क्या? क्या कुछ लोगों को और हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारियां भी हुई हैं? ये कल भी दानिश की गिरफ्तारी की गई थी और दानिश से पूछताछ की गई थी कि कहां पर ये लोग हो सकते हैं। दानिश घटना में इन्वॉल्व था, तो इस तरीके से कई गिरफ्तारियां की गई हैं। कुछ गांव के लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने और उनसे पूछताछ की रही। पूछताछ के आधार पर ही यहाँ इन लोगों तक पुलिस पहुंच पाई है। लगातार इंटेलिजेंस काम कर रहा है। यहाँ कमांडोज उतारे गए हैं, यहाँ ये पीएससी लगी है, आला अधिकारी लगे हैं, 4 IPS अफसर के अधिकारी इसको बात कर रहे हैं। अब लखनऊ से बात किया जा रहा था, तो पूरा सिस्टम लगा हुआ था कि किसी तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाए। और आज ये पहला वो है जो हामिद के बेटे को इनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ। अब आगे के हालात अभी आपको बताएंगे जब अस्पताल पहुंचेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए रामेंद्र। तो बहराइच जो रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड था, उसमें जो 2 आरोपी थे नेपाल भागने की फिराक में थे, पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये है। एक बार फिर से अपने जो हमारी खबर है उस पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। जो चर्चा हमारी चल रही थी, दरअसल विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता SN सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर गठबंधन बनाम गठबंधन की बात हो रही है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। SN सिंह के पास आते हैं। SN सिंह, आपने देखा कि कितने दिल से जब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बात करता है तो लगता है कितना हताश, निराश है, और जो नेतृत्व है वो उसको सुन नहीं रहा है। फिलहाल ये स्थिति अभी जो दो राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है और जो उपचुनाव है, किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी कितना इन चीजों को कैश कराएगी? नहीं, देखिए निखिल जी, आज जो विजय कौशिक जी ने बात कही वो 100% सही कही कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, नीतियों का अभाव है, क्या करना है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखा गया है कि सचिव वैद गुर तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर हो वेगी नाश। आज विजय जी ने जैसे बताया कि शीर्ष नेतृत्व को जो बताने वाले हैं वो गलत है या शीर्ष नेतृत्व गलत है, नीतियां गलत है। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए सभी पार्टियां, जितनी देश की पार्टियां होती है, सबका अपना मकसद होता है, अपना उद्देश्य होता है, अपनी नीतियां होती हैं, उन नीतियों पे कार्य करते हैं। लेकिन निखिल जी, जब गठबंधन होता है उस समय की नीतियां ये होती हैं कि हम किन नीतियों के तहत गठबंधन कर रहे हैं और क्या क्या हमारा कॉमन एजेंडा है, उसके तहत गठबंधन होता है। लेकिन कभी भी कांग्रेस का आप आम चुनाव में भी देखे होंगे, वरिष्ठ आपके साथ मिश्रा जी भी वरिष्ठ बैठे हुए हैं जी, आम चुनाव में भी कांग्रेस का किसी के साथ उड़ तक गठबंधन नहीं था। वो दिल्ली में गठबंधन था, पश्चिम बंगाल में नहीं था, दिल्ली में गठबंधन था, केरल में गठबंधन नहीं था, पंजाब में गठबंधन था, दिल्ली में गठबंधन नहीं था, मतलब गठबंधन नहीं था।
एक भ्रष्टाचार का ठगबंधन था, जो सारे ठग इस नाते इकट्ठे हो गए थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना। हालांकि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपना मत दिया और मोदी जी की सरकार बनी। चौथी बात मैं कहूंगा कि होता क्या है कि जनता के पास आप झूठे माल को थोड़े दिन तक आप बेच सकते हैं, लेकिन जब पता चल जाता है कि फला व्यक्ति चोर है, फला व्यक्ति झूठा है, वो गलत चीजें ऐसे करेगा, तो जनता फिर आप पे विश्वास करना बंद कर देगी। 4 चीजों को उठाएगा। पहला, किसानों के मुद्दे को लेकर ये आम चुनाव में गए। हरियाणा में देखे होंगे, हमारे हरियाणा के लोग जागरूक किसान है, राष्ट्रवादी है, गौ पालक है, और हरियाणा की जनता ने कहा कि नहीं किसान। जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जब अयोध्या में अत्याचार हो रहा है, तो राहुल गांधी जी के टिकट का पैसा ही नहीं बच रहा है, राहुल गांधी जी ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि भाई ये क्या व्यक्ति है जो विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने की बात करता है, जो इतना सरासर झूठ बोलता है कि यहाँ पे तो सिख जो है वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकते। तो लोगों को लगा अरे भारत का नेतृत्व तो ऐसे व्यक्ति के अंदर के पास होना चाहिए, ऐसी पार्टी के पास होना चाहिए जो राष्ट्रवाद का अलग जगह है। तो आप देखे होंगे कि परिणाम सार्थक और सुंदर हरियाणा में भी आया और कश्मीर में भी आया। चौथी बात मैं कहूंगा, बार बार संविधान की बात करते रहे और दलितों की बात करते रहे। 2 राज्यों में इनकी सरकारें बनी, हिमाचल और कर्नाटक में। कर्नाटक में आप देखेंगे दलितों के विकास के लिए जो फंड गया था वो मुस्लिम समाज के विकास में खर्चने का कार्य किया। पूरे देश की जनता को लगा कि कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आया, कहती कुछ और है, करती कुछ है। तो दलित समाज का सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा में देखे होंगे, वो राष्ट्रवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। चौथी बात जो है, कांग्रेस के ही माल को निखिल जी, भारत में जितनी पार्टियां निकली वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाते ही अपनी अलग अलग पार्टियों को बनाई। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे हुआ, टीएमसी हुई, एनसीपी हुई, सपा हुई, एक राष्ट्रीय जनता दल बना, राष्ट्रीय जनता पार्टी बनी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निकली हुई है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कड़ी की, वो जब कांग्रेस के साथ जाएगी तो दोनों एक दूसरे से डरेंगे, दोनों एक दूसरे से सोचेंगे कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस हमको खा जाए। कांग्रेस को लगेगा आम आदमी पार्टी हमको खा जाए। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के माल को लूट ली है उत्तर प्रदेश में, तो हमेशा दोनों में संशय बना रहेगा निखिल जी की कहीं ऐसा ना हो कि वापस कांग्रेस आ जाए और हमारा नुकसान हो जाए। तो ये एक साथ चले तो जरूर, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं किए। मुझे लगता है कि ये कभी गठबंधन न था, न है, न और आगे रहेगा। ठीक है। छठी बात मैं कहूंगा कि देखिए आज जो चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, 2.5 साल इन लोगों की सरकार रही, वहां की जनता ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जब से सरकार बनी है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है। आज संपूर्ण देश एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, जो मोदी जी की गारंटी है विकसित भारत बनाने की, उसके साथ जा रहा है। आप पूछिए इनसे, किसी के पास कोई भी इनका नेतृत्व करता भारत को लेकर कोई बयान नहीं देता। सभी लोग बयान किसको लेकर देंगे? हिंडनबर्ग को लेकर, जिसकी खुद के देश में स्वीकारता नहीं, अपनी एजेंसियों पर सवाल उठाना, बवाल मचाना, यही कार्य। कोई एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं आपकी क्या। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय कौशिक जी, आप जो सारी बात बताएंगे, अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो तो आप कहेंगे ही, लेकिन जिस तरह से आपके नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है और आप जैसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो स्वयं इस पर उठा रहे हैं, तो आप भविष्य कहाँ देख रहे हैं इन चुनावों का? आप तो देख ही रहे हैं कि आपके मुताबिक जीती हुई बाजी जो है हार जा रहा है, तो नेतृत्व क्यों नहीं बदल देते हैं? किस तरह से इसको देख रहे हैं? और जहां नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है, गठबंधन के साथी दबाव बना रहे हैं, क्या 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 भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव का मैं भविष्य बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि गठबंधन की राजनीति है। तो शराब के बारे में कहा जाता है कि जब तक इंसान के शरीर में ताकत होती है तब तक वो शराब को पीता है, और जब शरीर कमजोर हो जाता है उसके बाद शराब आदमी को पीती है। इसी तरीके से गठबंधन में जब तक कोई पार्टी मजबूत है खुद में, तो क्षेत्रीय दल उसके सहयोगी होते हैं, लेकिन अगर कमजोर होती है तो वही क्षेत्रीय दल उसको खाना शुरू कर देते हैं राष्ट्रीय पार्टी को। तो कांग्रेस के साथ ये हो रहा है, और भाजपा चूंकि ताकत में है इसलिए वो अपने गठबंधन का फायदा उठा रही है। तो आपको लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर झारखंड में हो, वो कांग्रेस को उन्होंने खाना शुरू कर दिया है, और दोनों जगहों पर ये एक और बड़ी चुनौती हुई कांग्रेस के लिए कि अपने आप को कितना बचा पाए? देखिए, हरियाणा के अंदर क्या हुआ
जो नेशनल लेवल पर हमारे सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं, सबने हरियाणा में हमें हराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर ऐसे गठबंधन का फायदा क्या था? नहीं करना चाहिए था पार्टी को गठबंधन, ना ही अब गठबंधन को पढ़ना चाहिए। अभी विनोद भाई कह रहे थे कि ईवीएम और दूसरी चीजों को लेकर और नायब सैनी के खिलाफ शपथ ग्रहण को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मैंने पार्टी में कुछ मुद्दे उठाए थे कि भैया अगर भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ की है तो क्या उसने पकड़वाने के लिए ईवीएम में गड़बड़ की है? यानी कि वो गड़बड़ करेगी और रिकाउंटिंग में पकड़ में आ जाएगी? संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि चलो हम बीजेपी पर उंगली उठा रहे, फिर जो हमारे जीत कर आए हैं 33 विधायक, फिर वो कैसे जीते हैं? तो कुछ सवालों के जवाब हम पर देते नहीं बनेगा। फिर अगर हम कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर हम महाराष्ट्र का चुनाव भी क्यों लड़ना चाहते हैं? फिर तो भाजपा ईवीएम के दम पर हमें महाराष्ट्र में भी हरा देगी। तो भाई अगर विरोध करना है तो महाराष्ट्र चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन इस तरह की जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं इससे हमको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जिनमें अजय माकन सहित कई लोग हैं, उनकी क्या नीति है वो मेरी समझ से बाहर है। जमीनी स्तर का कार्यकर्ता चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं हो, वो गठबंधन की राजनीति के पक्ष में नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी को थोड़ा अपनी और राजनीतिक समझ बढ़ानी चाहिए? जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा अपना अभी और अध्ययन, राजनीतिक समझ जो है वो और बढ़ानी चाहिए? जो उनके आसपास के सलाहकार हैं उनको भी बदलना चाहिए? निखिल भाई, नरेंद्र मोदी भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। नहीं, परिपूर्ण तो कोई व्यक्ति नहीं होता परिपूर्ण, लेकिन जब आपका जिस व्यक्ति से मुकाबला है, आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, आप जो सारी बातें बता रहे हैं उसी के मुताबिक मैं कहूं तो उनके सामने कहीं टिकते नहीं दिख रहे हैं। निखिल भाई, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैंने ये बात कहने के लिए कही थी कि नरेंद्र मोदी जी भी परिपूर्ण नहीं है, राहुल गांधी जी भी परिपूर्ण नहीं है। अकबर 14 साल की उम्र में सम्राट बन गए थे, तो उन्होंने अपनी एक नवरत्नों की टीम बनाई थी, जो अलग अलग फील्ड की जानकारी अपने पास मास्टरी थी उनकी, और वो अकबर को जानकारी देते थे। ऐसी मोदी जी ने अपनी एक टीम बना रखी है। अब मोदी जी तो अपनी टीम के दम पर सफल है और राहुल गांधी जी सफल नहीं हो रहे, तो यानी कि उनको चाहिए कि अपनी उस टीम का निपटारा कर दें, उसका विसर्जन गंगा जी में कर दें, और जिनके पास नीतिगत योग्यता है। कौशिक जी, ठीक है, नीति के कारण हार रहे। कौशिक जी, अगर टीम बनेगी तो फिर से सत्ता में आएंगे, कौन रोक सकता है? ठीक है। अच्छा कौशिक जी, बस मैं आपका बहुत शानदार, आज तो आप एकदम बिल्कुल चिंतक के रूप में विनोद जी, मुझे दूसरी खबर पर भी जाना है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं एक सेंटेंस में खत्म। हाँ, बस हकीकत को इन्होंने मैं कौशिक जी के ही बात से आ रहा हूँ। कौशिक जी, सवाल ये है ना कि जो टीम इंडिया की बात जब आप कहते हुए, टीम इंडिया की बात करते करते आप जब टीम राहुल पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत होती है लोकतंत्र में। टीम इंडिया से ही काम चलता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार का एजेंडा क्या होगा इस एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात कांग्रेस पार्टी के लिए है। बिल्कुल, अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। फिलहाल हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वक्त फिलहाल इतना ही है। बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े, आपका शुक्रिया। विजय कौशिक जी, आपने दिल से बातचीत की, आपका भी शुक्रिया। और विनोद मिश्रा, आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे।